नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट यूनिवर्स में। और आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन प्रोफेसर स्पॉटलाइट। और मैं हूं आपका होस्ट अतुल राज। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मुकेश कुमार और उनकी एक्सपर्टीज़ है लीगल स्टडीज़। तो चलिए करते हैं कुछ अनसुनी बातें। तो सर, कैसा लग रहा है शो पे आकर? शो पे आके ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ऐसी कोर्ट के सामने पहुंचे हैं जिनके ना सवाल तय हैं अभी और उनके जवाब भी मौके पे समझ के और सोच के देने पड़ेंगे। सर, ऐसा कम ही होता है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर से कुछ तड़कते भड़कते सवाल पूछें। ये स्टूडेंट का पहला हक है कि वो जितने भी सवाल पूछ सकते हैं वो अपने प्रोफेसर से ही पूछें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पूछना चाहिए। सर, जैसे लीगल स्टडीज़ जो होती है वो इंडिया में अब बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि विथ टाइम पीपल हैव गॉट टू नो कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर डॉक्टर, लॉयर इज ऑल्सो देयर, लाइक इट हैज़ बिन आफ्टर 2000। ओके, सो मेरा पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है सर कि लीगल स्टडीज़ में, ठीक है, क्या तरीके हैं जो आपको एक अच्छे लॉयर बनने में हेल्प कर सकते हैं? देखिए, दो सवाल हैं आपके। पहला है कि लीगल स्टडीज जो है वो इतनी पॉपुलर कैसे हो गई है, और क्योंकि लीगल स्टडीज का अगर हम इतिहास देखें तो शुरू से ही ऐसा रहता है कि बहुत अच्छे लोग लीगल प्रोफेशन में आते थे, रिनाउंड माने जाते थे, नोबल माने जाते थे। जैसे हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, जो सारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी बाहर से पढ़ के आते थे, बैरिस्टर बन के आते थे। वो तो बहुत अच्छा माना जाता था कि किसी ने लॉ पढ़ा है। लॉ पढ़ना मतलब एक सम्मान और गर्व की बात होती है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जैसे जैसे ग्रोथ हुई है, हम ग्लोबल हुए हैं, तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। आज हर जगह हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। कंपनियों में न्याय देने के लिए जज भी चाहिए, तो वकील भी चाहिए केस को रखने के लिए, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिनको करने के लिए में वकीलों की एक कानूनी जानकार की जो है बहुत हर इंसान को, हर इंसान को जरूरत है। तो वो इसलिए अब जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, हम जनसंख्या में भारत नंबर 1 है, तो हमें उसके प्रोपोर्शनेट में उतने कानून के जानकार लोग भी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स चाहिए। जैसे बच्चों को बताया जाता है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके। तो क्या है, तो वो कौन बताएगा? तो जो पढ़ के आज जो इस स्टडी को करता है वो बताता है। पर सच्चाई ये भी है कि प्रोफेशन में एक ग्रोथ इसलिए भी आई है कि पहले जो लोग थे वो प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे, तो पढ़ाई करते थे कि मुझे वकालत करनी है इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो अब नहीं करते वो? अब केवल वकालत तक सीमित नहीं है हम। अच्छा। अब लोग जज बनने के लिए तैयारी करते हैं। तो सबका सपना होता है कि मैं लीगल स्टडी में आया हूं, मैंने कानून की पढ़ाई करनी है, मैं जज बनूंगा। पहले दिन से वो तय करके आता है। कॉर्पोरेट्स नौकरियां आ गई हैं, ग्लोबल नौकरियां आ गई है, एम्बेसडर बनते हैं, और सरकारी नौकरी भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें लॉ एज ए एक्सपर्ट होना ही एक प्रेफरेंस है। आर्मी में भी होते हैं जैग होते हैं। हमारे अगर आप देखो तो किसी यूनिवर्सिटी में देखो वहां भी एक लीगल सेल होगी। किसी कॉर्पोरेट हाउस में देखो वहां भी एक लीगल सेल होगी। बैंकों में भी बैंक पीओ लीगल ऑफिसर होते हैं। तो अब वो अलग अलग दायरे खुल गए हैं जहां पर कानूनी जानकार लोगों की आवश्यकता है, और हम कहें तो कानूनी एक्सपर्ट्स की जरूरत है। आई थिंक इतने बड़े कंट्री में जहाँ इतने लोग रहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, एंड स्टिल आवर लीगल सिस्टम स्ट्रगल्स टू डू दैट। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी आपने बोला कि जज बनने के लिए होते हैं, तो सर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो इंडस्ट्री में चलती है, वो ये है कि देयर आर फ्यू फैमिलीज जो अपॉइंट करती है जजेस इन होल कंट्री। वो सारी ये जो ऐसी बातें हैं वो मतलब किस हद तक ठीक होगी, कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है उनका। नहीं, जैसे उनका ये कहना है कि जो भी जज होते हैं, जैसे 4 जज मिलके 5वां चूज करता है, तो इसमें एक वो हो जाती है। ये सुनी सुनाई वैसी समाज में जो आप कहो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के माध्यम से फैला हुआ ज्ञान है। सच्चाई ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जजेस होते हैं उनका सीनियर जजेस का एक कोलेजियम सिस्टम है जो कानून के द्वारा मान्यता है, उसको संविधान की उसको मान्यता है। अच्छा। कोलेजियम सिस्टम होता है, उसमें सीनियर लोग बहुत एक अच्छी बारीकी से परख कर एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अच्छी प्रैक्टिस की हो, एक जज बनने लायक है, वो सीनियर जुडिशरी में ऐसा होता है। लोअर जुडिशरी में तो आपको टेस्ट देना है, आपको योग्यता सिद्ध करनी है। आप अगर एक टेस्ट देते हो, अपनी योग्यता सिद्ध करते हो, फिर इंटरव्यू होना है आपका, और इंटरव्यू में फिर वो एक समाज के जो लॉ के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं या जजेस हैं या किसी सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं या उनके नॉमिनी हैं,
वो लोग बैठ के उस व्यक्ति को जज करते हैं कि क्या ये सच में उतनी योग्यता रखता है। हाँ, क्योंकि while sitting on a judge position, I want to know my viewers कि it is a very very big responsibility, क्योंकि I think there is a saying जो मूवी में भी दिखाई गई है ज्वाली 2 में कि if there is a injustice to one, it will be या if there will be a justice something, ऐसा कुछ है कि injustice नहीं होना चाहिए। वो सामान्य चलती है कि किसी आप एक गुनहगार को छोड़ दो, मतलब लेकिन जो है 10 गुनहगार को छोड़ो, पर एक जो व्यक्ति ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। कि आप 10 गुनहगार छोड़ो पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये चलता है, ये कानून की थ्योरी भी है, चलता है। पर मेरा ये कहना, जो भी आपने सवाल कहा कि ऐसा जजेस अपॉइंट करते हैं, ऐसा नहीं है। लोअर जुडिशरी में एडीजे जिसको कहते हैं, या सेशन जज एडीजे तक आपको डायरेक्ट भर्ती है। आप अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपनी योग्यता सिद्ध करिए, उसके बाद जो कॉलेजियम है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है। हाँ, वो जो सबसे ऊपर बैठते हैं। वहां भी ऐसा नहीं है, वहां सीनियर, वहां भारत में एक बड़ी अच्छी परंपरा है इन जजेस को सिलेक्ट करने की। कॉलेजियम सिस्टम है वो बिल्कुल। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या एग्जैक्ट? होता क्या, कुछ लोगों की एक कमेटी है जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कानून के बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, जो जज होते हैं, जो जज कर सकते हैं कि जज कौन बन सकता है। वो दे जज दी जजेस। और ऐसा नहीं है कि किसी आज ही किसी को सिलेक्ट कर लिया होता है। वो उनके पुराने रिकॉर्ड को, जैसे कोई हाई कोर्ट में जज है, उनके कितने अच्छी डीलिंग रही है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है, उनका करियर कैसा रहा है, एज ए वकील कितने सफल रहे हैं, एज ए जज कितने, वो बहुत सारी चीजें हैं उनमें। उसको देखने के बाद ही कोई सुप्रीम कोर्ट जज बनता है। तो और जजेस को सिलेक्ट करने का कोई तरीका तो होगा, ऑब्वियसली होगा। तो वो कॉलेजियम सिस्टम है। ठीक है, उसकी टसल चलती है, राजनीतिक बहस भी है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ की भाई जज जो है वो एग्जीक्यूटिव का रोल क्यों नहीं है उसमें, या पीछे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, उसको स्टक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं जो वो हटेंगी। बैलेंस जो है आई थिंक अभी कुछ एक चेंज हुआ है, एक बीजेपी गवर्नमेंट में ये चीज़ चेंज हुई है, जिसमें जो है अब वो पैनल में शायद जज के साथ एक उनके सीजीआई को चूज करने के लिए 2 क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पोजीशन होंगी। अभी वो बातें आएंगी सामने, जो होगा वो कानून, जब अगर कानून बनेगा तो ऐसा होगा। पर अभी के लिए हमें इतना समझना चाहिए कि अगर कॉलेजियम सिस्टम भी है तो वो भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप जज बना रहे हो। आई थिंक जो हमने पढ़ा था ना कि बैलेंस ऑफ चेक्स, जिसमें चेक एंड बैलेंस, जिसमें 3 ये होते हैं कि उसमें सबसे पहला लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इन तीनों में बैलेंस रहता ही है। संविधान ने ऐसी, देखो सबसे संविधान की ब्यूटी ये है कि संविधान ने जब तीनों को बनाया 1950 में बनाया, ये 1946 से शुरू हुई परंपरा प्रोसेस थी। ये जो मंथन हुआ है सारा, इस मंथन में तीनों ऑर्गन्स को अपना अपना डोमेन दिया गया है। अच्छा, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। लेकिन जुडिशरी के ऊपर जो विश्वास जताया गया है कि अगर इन तीनों ऑर्गन्स में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई ओवरलैपिंग होती है, या कोई दूसरे का डोमेन एनक्रोच करना चाहता है, उस समय जुडिशरी को ये अधिकार दिया गया कि आप इस चीज के लिए जुडिशियल रिव्यू करेंगे, आप बताएंगे कि क्या कौन गलत है, क्या संवैधानिक है, गलत और सही नहीं, संवैधानिक, क्या संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इंडिया में गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, कि आप इस संविधान की रक्षा करना और इस संविधान के मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना, और इनके मूल्यों के विरुद्ध कोई भी बात है उसको आपने चेक करना है। समझ गया। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, और भारतीय संविधान की व्यवस्था ये है, ये मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे फोर फादर्स जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि जहां पर कोई ऑर्गन आगे, हिंदी ये मेरे को आशीर्वाद है। मैं आपसे मैं बात कर रहा था, मुझे अभी अभी पता चला कि आप शायद आपने दीक्षा ले रखी है। मैं फॉर्मली गृहस्थी योगी के नाते मेरी नाथ पंथ में दीक्षा है। अच्छा, नाथ पंथ में वो वही ना जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी वाला कह सकते हैं, पर मेरी जो दीक्षा है वो मेरे गुरुजी हैं सरोवरनाथ जी, सदगुरु सरोवरनाथ जी मेरे गुरुजी हैं। अच्छा, मोनी बाबा योगी सत्यनाथ जी मेरे दादा गुरु हैं। अच्छा, और कहाँ से हैं ये लोग? ये अभी जम्मू रहते हैं। जम्मू। तो अभी इनकी मुझ पर कृपा हुई तो मुझे ये दीक्षा मिली।
अच्छा, ये मतलब क्या दीक्षा आपके मतलब फैमिलीज में नहीं, ये आती है? फैमिली नहीं, ये परमात्मा तय करता है कि कौन जब पात्र होगा तो अच्छा, ये कैसे दीक्षा मिले। मतलब कौन चुनता है और कैसे पता चलता है कि ये अब ये चीजें तो अब उस परमात्मा पे है कि वो कब कौन सी घड़ी आए, तब आपकी उतनी पात्रता हो कि मेरे गुरुजी हैं सरोवर नाथ जी, हाँ, तो उन्होंने मुझे कब, वो तो वो गुरु जान सकता है कि कौन हाँ। पात्र है जिस पे कृपा की जा सकती है। अच्छा, मैं दीक्षा में मतलब क्या करना क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ? मतलब लाइफ चेंज कैसे होती है दीक्षा के बाद? ये भारतीय परंपरा है, गुरु और शिष्य परंपरा ये है। तो पता है मुझे। तो इसमें नाथ संप्रदाय है एक, जिसमें 12 पंथ हैं, हम्म और गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से ये ज़्यादा फेमस रहता है कि नाथ पंथ गुरु गोरक्षनाथ जी का पंथ है। तो इसमें मेरे गुरु जो हैं सदगुरु योगी सत्यनाथ साथ जी दादा गुरु हैं, उनके बाद उनसे दीक्षा मेरे गुरु जी ने ली, सदगुरु सरोवरनाथ जी ने दीक्षा ली। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई, संवाद रहता था, अच्छा, तो संवाद हुआ तो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मतलब मैं आप ये, ब्लड रिलेटेड नहीं हो, नहीं नहीं मतलब नहीं, आपको ब्लड बस रैंडम मिल गए और वो आपने। मिले, ईश्वरीय कृपा है कि वो मिले। हाँ, अ, उनकी बातचीत हुई तो वो कुछ प्रश्न मेरे रहते थे, हाँ, अपने जीवन को लेकर, अपनी हम्म, जीवन की अच्छाई बुरी चीजों को लेकर मैं शेयर हम्म, करता था उनसे। हम्म, तो उन्होंने मुझे उस योग्य समझा। अच्छा, अब मतलब शिष्य के पास ये आंख नहीं होती कि मेरा गुरु कौन होगा, हाँ वो तो गुरु के पास ये एक आंख ज्वेलरी होती को है। पता होता है कि हाँ, कि हीरे की क्या कीमत है। चलो अभी हम वो तो सदगुरु जी जानेंगे हम क्या हैं, ठीक पर है। अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि सो इसके मुझ पर फॉल कृपा इसके हुई, इसके मतलब इसका ये मेरे, क्या होता है मैं मतलब कृपा का पात्र रहा। गाइडलाइंस कैसी होती है? मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को जानना, हम बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें जानने में कि इसकी मतलब गाइडलाइंस क्या होती है कि मान लो आपने दीक्षा ले ली तो फिर दीक्षा के बाद करना क्या होता है? सम दीक्षा के बाद समथिंग। देखो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत हैं। गुरु हाँ, और शिष्य का संबंध जो है वो अनडाइवर्सेबल है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये एक, जब एक शिष्य जो है वो किसी हम्म, व्यक्ति में परमात्मा को देखना शुरू करता है, हाँ। तो वो एक बॉन्ड बन जाता है, अनरिटन आई बॉन्ड है ये थिंक दोनों के आई बीच में। थिंक ये जो आपने सर पे पगड़ी बांध हाँ, रखी है ये गुरु ये कृपा से उसी का मिलता साइन है है। शायद। हाँ, गुरु कृपा से अच्छा, बहुत सारे दीक्षा। साइन होते हैं ऐसे, हाँ, तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग साइन मिलते हैं। तो ये आई थिंक छठी और सात पांचवी स्टेज पे ये साइन फैंटास्टिक मिलता है। फैंटास्टिक। मेरा ना एक बहुत क्यूरियस क्यूरियस वाला सवाल था, वो ये था कि जैसे आपने बोला कि आप राजस्थान के एक स्मॉल विलेज से आते हो, तो एक राजस्थान के बॉर्डर पे, बॉर्डर पे मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है, अच्छा, अच्छा, वहां पर अच्छा। एक गांव है, छोटा सा गांव है, ढानी सीसो। धानी जी, अच्छा। तो मेरा सवाल ये था कि इस जगह से आकर इंडस्ट्री, क्योंकि लॉ इंडस्ट्री है, क्रिमिनल लॉयर्स, डिफेंस लॉयर्स, सिविल लॉयर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, बिकॉज बड़ी बड़ी फॉर्म जो होती है वो कंसल्टेंट्स के साथ लॉयर्स रखती है, इवन फॉर ड्राइंग ऑफ पेपर्स एंड एवरीथिंग। जैसे एक सीरीज है सूट्स, ना, देखी होगी बड़ी आपने। फेमस सीरीज मैंने है। देखी है, बहुत फैंटास्टिक सीरीज पर है। मैं उसको ज्यादा रिलेट नहीं कर नेगोशिएशन। पाता हूँ, रीजन ये है कि मुझे अपने जीवन में व्यस्तताएं इतनी रहती है। हाँ, पर अच्छी है वो। सीरीज अच्छी है, पर वो हाँ, भारतीय प्रणाली से इतनी मैच नहीं करती, वो उनका हाँ, एक अलग लीगल सिस्टम है, हाँ, हमारा लीगल सिस्टम ही अलग है थोड़ा शायद। अलग है। हाँ, तो मतलब मेरा सवाल ये था कि ये ऐसे अनकन्वेंशनल करियर को चूज किया पहले आपने, फिर दूसरा आपने वो भी क्या नाम है, दीक्षा भी ली। तो मेरा सवाल ये था कि इतने मतलब नए चीज़ों को करने का एक्सपीरियंस रहा है आपको, तो इसमें फैमिली चैलेंजेस जो ऑब्वियसली आती हैं, और भी चैलेंजेस आते हैं जैसे ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, तो क्या रहे हैं और आपने टैकल कैसे किए? दो तीन कुछ आप बता सको तो। ऐसा, देखिए मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता है, अच्छा, कुछ भी अकारण नहीं हाँ, है, इसका एवरीथिंग पीछे कोई कारण हैज है। गॉट सम मोटिव। हाँ, हाँ, मोटिव है कुछ ना कुछ। हम्म। मैं कैसे परिवार में पैदा होऊंगा ये मेरे बस में नहीं है, कैसे माँ बाप मिलेंगे मिलेंगे? मेरे बस में नहीं है, हाँ, मुझे किसकी कृपा मिलेगी, हाँ, मैं क्या इतना पात्र हूँ, वो हम्म, सब चीजें, कुछ चीजें डिवाइन है। हम्म, मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव है, राजस्थान के बॉर्डर पे है, बोली भी राजस्थान वाली हरियाणा में है, लेकिन बोली राजस्थान की है। हाँ, एक सरकारी स्कूल था गांव में, हाँ, तो वहाँ से पढ़ाई आठ दस करी। गांव का मिलके एक हाँ, सरकारी स्कूल है, वहां सब लोग पढ़ते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से की, और हाँ, सामान्य किसान परिवार है, सामान्य किसान परिवार है। और किसान परिवार है सामान्य। माँ जो है वो पढ़ी लिखी है, फादर मेरे पढ़े लिखे हैं, अरे क्या बात है। दोनों 10वीं पास थे। अच्छा। और माँ की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है मेरी माँ की। और जो है सब काम अच्छे सलीके से करना, वो सब उनका वो था। तो वो आंगनवाड़ी में वर्कर भी रहे, हाँ, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हाँ, ऑफिस होता है उसकी तरफ से रहे। हाँ, पर मुझे चैलेंज आते थे, हम्म,
बट माँ बाप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे साथ तो में। चैलेंज मुझे दो तरीके से, मेरे चैलेंज कभी नहीं आए। एक माँ बाप और एक पिता की तरफ से मुझे कोई चैलेंज नहीं आया कभी। अच्छा, उन्होंने कभी ऐसे प्रेशर नहीं डाला कि पिताजी ये ने करना? मुझे ये कहा कि मतलब हमारा ये दोनों का एक बातचीत हुई, हम दोनों की, हम खेत में बैठे हैं और दोनों की बातचीत हो रही है कि छठी के बाद क्या करना है। पिताजी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तो तुम डिसाइड करो, पर तुम जो करोगे उसमें मेरी राय है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। क्या बात है, पर ऐसे माँ बाप हाँ, तो होने पिता चाहिए की तरफ से ये कि कि मैं नहीं मतलब पढ़ा सकता, हाँ, पर अब तुम करना चाहो तो तुम स्वतंत्र हो। तो पहले आपने दीक्षा ली होगी, फिर ना आपने ना, वो तो लॉयर दीक्षा बहुत लेट है, दीक्षा तो अभी अभी 2021 में हुई है। 2021 में अभी ली हाँ, आपने? 2021 में। अच्छा, कहाँ मिले थे आपको आपके जो वो थे? हाँ, वो उस पे आते हैं, पहले अभी ये गांव वाली स्टोरी पहले पूरी कर देंगे। ये इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है कि ये मेरी जो मतलब मेरा विषय लॉयर बनने का कि ही। ये आपने लॉयर शायद बनने की प्रैक्टिस कहानी भी किया लॉयर? हाँ, मैंने प्रैक्टिस भी किया। अच्छा, तो वो पिता की तरफ से तो मुझे कोई मतलब इशू नहीं एक ही है। बार फैसला हो गया कि बेटा तुम जो करना फिर चाहते आपने कैसे पढ़ाई करी? हो। अब स्कॉलरशिप? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हाँ। तो पैसा कहाँ से आए। हाँ, तो मैंने, तो मेरी माँ ने मुझे, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी माँ सबको मिले। सबको मिले। मेरी माँ का नाम भी राज रानी है, अरे तो क्या उन्होंने, पिताजी का नाम रघुवीर सिंह है। हाँ, तो माँ बाप तो मेरे को ऐसे मिले जैसे राम की तरह, वो मर्यादा, वो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना जो अच्छा कर सकते हो करो। हाँ, माँ ने मुझे कहा कि जितनी मेरी तनख्वाह है हाँ। उसमें जो हो सकता है मैं पूरी तुम पर लगाने को तैयार हूँ। क्या बात है। आप सिंगल चाइल्ड हो? नहीं, मैं एक अकेला बेटा, सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे बाद 3 बहनें हैं। अच्छा, फिर बड़ा तो परिवार है हाँ, और किसान परिवार है, हाँ, और खेती उस समय 2-3 बार खराब हो गई तो कुछ बना नहीं। तो माँ ने कहा कि जितनी मेरी, तो उस टाइम माँ की तनख्वाह बहुत कम थी, 1600 कुछ रुपए थी। तो माँ ने कहा कि मैं 1600 में से 1600 तुम्हारे ऊपर लगाने को तैयार हूँ अगर तुम पढ़ो। अगर तुम पढ़ सको तो। कि माँ पढ़े लिखे थे, और मेरी माँ ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की है। मेरी माँ और 9 बहन भाई हैं, एक कमरे में रहते थे 9 बहन भाई। एक कमरे में, मतलब 2 कमरे का घर है जिसमें 2 ही कमरे, तो वो बहुत एडवर्स। 9 भाई बहनों में मेरी माँ सबसे बड़ी है और उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। तो मेरे लिए विमेन एम्पावरमेंट और ये सब शब्दों से नहीं आया, मैंने अपनी माँ को एम्पावर, शिक्षा के द्वारा एम्पावर होते देखा, और उन्होंने जब मुझे एम्पावर किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये लेडी में कुछ तो बात है, कुछ तो है, जो हम करेक्टर सुनते थे ये है। आई थिंक जो आपकी बातों में जो होता है ना, एक ऑप्टिमिज्म है और एक डिवाइन चीज जो फील है, वो शायद आपकी मदर से ही आया है। हाँ, क्योंकि इतना ऑप्टिमिस्टिक, मैं मतलब आपको ऐसी जब सिचुएशन अपनी में जब दीक्षा वाली बात बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने मेरी माँ को कहा कि मैं पढ़ूंगा। क्या बात है। मेरी माँ, अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैंने 12वीं तक पढ़ ली, 12वीं तक मैं पढ़ा, लेकिन मेरी पढ़ाई आप देखोगे बड़ी दिक्कत है। फादर ने ये कहा कि तुम पढ़ सकते हो पर मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो काम क्या है, जैसे स्कूल खत्म होगा आपको पशुओं के लिए चारा काटने जाना ही है। क्या बात है। हाँ, समझ गया। तो स्कूल, गांव में 1-1:30 बजे स्कूल खत्म हो जाते थे, तो चारा लेने जाना ही है, चारा लेके आ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं। अब रात को पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा 2-2.5 घंटे जो पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत मतलब बचपन से मेरे को ये रहा, उस चीज ने मुझे किताबी कीड़ा नहीं बनने दिया। तो मैं अपने पिता का बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ, अपनी माँ का बहुत मतलब काम करते रह गए, मतलब मुझे किताबी कीड़ा नहीं बनने दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि तू काम भी कर। आई थिंक ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि मतलब किताबी कीड़ा बनने से किसी को दिक्कत हो रही है। मतलब बहुत मुझे लोग होती जो थी, पढ़ना मुझे आज भी है। मैं केवल थ्योरी पे विश्वास नहीं कर सकता। मेरे सदगुरु सरोवरनाथ जी जो मेरे गुरु हैं, वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैं मुझे दिल से स्वीकारता हूँ, अप्लाइड साइंस। आप काम करिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करिए, आप काम करिए। नहीं तो जीवन, किताबी जो ज्ञान है वो आपकी बुद्धि को और जटिल कर देगा। आप थ्योरियों में घुसे रहोगे, लेकिन सच में तो धरातल पे कुछ है ही नहीं। तो मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम पढ़ो। आपने जब लॉयर ये करी, आपने जब डिग्री ली होगी लॉ की, ये पूरी डिग्री मेरी माँ ने मेरे को जो है सारा कुछ सहन, मेरी माँ ने पूरी डिग्री में मेरा सपोर्ट किया है। पूरी डिग्री में मेरी फादर की तरफ से कंट्रीब्यूशन ये है कि वो दिल से मेरे साथ थे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे मेरे स्थिति में। लेकिन पूरे घर का जो माहौल है वो मेरी माँ ने संभाले रखा, कि अकेला लड़का है। और ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स है कि हमारी साइड में बड़ा एक परंपरा और भी है कि शादी जल्दी कर देते हैं। तो अगर आप 10वीं-12वीं के बाद शादी कर देते हैं, मेरे जो छोटे मतलब ताऊ के चाचा के लड़के थे, उनके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो मेरी माँ ने वहाँ उस चीज को मेरा बहुत साथ दिया। मतलब मेरे लिए ये है कि अगर आज मैं जो भी कुछ बना हूँ, तो मेरे पिता के वो वाले सपोर्ट से कि जो मर्जी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और माँ का वो सपोर्ट कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी।
दोनों तरह से, मतलब जैसे शिव पार्वती किसी चीज को मिलके तैयार कर रहे हो, ऐसे उन्होंने मुझे, और बिल्कुल डिटैचमेंट है। अकेला, मतलब एक लड़का हूं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लड़के के ऊपर ध्यान दिया है। मतलब मेरी माँ स्ट्रिक्ट बहुत है, और बहनों के लिए नहीं है, मेरे लिए ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट है, वो स्ट्रिक्ट बहुत है, और वो मुझे अच्छी जगह पे लगाना चाहती है, वो मेरा भला चाहती है, इसलिए वो थोड़ी कठोर भी रही, जिससे मुझे लगता है कि अगर वो आज मेरे प्रति कठोर नहीं होती तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं हो, मतलब चलो अच्छा कब बनेंगे पता नहीं, पर मैं रिफाइन नहीं हो पाता, मैं भी अनगढ़ रह जाता। बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। आपने पीएचडी भी करी है शायद? हाँ, मैंने पीएचडी की, और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं अपने गांव में पहला पीएचडी। अरे क्या बात है! फिर तो आपके नाम के बोल वाले होंगे वहाँ। नहीं, ऐसा मैं कभी पीएचडी वाला व्यवहार नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे जैसे मैंने पीएचडी करना, जब मैं गांव में जाता हूँ तो मैं बिल्कुल गांव वाला जैसा रहता हूँ। अच्छा। मैं वहाँ ये भी नहीं कहता कि मैं वकील हूँ या मेरे पास ये डिग्री है। आपने कहाँ पे प्रैक्टिस किया लो? मैंने प्रैक्टिस 2 जगह की, मैंने रोहतक में की, हाँ। मैंने हिसार में की, 2012 से लेके 2013 तक एक साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की। अच्छा, तो आप क्या मतलब डिफेंस लॉयर थे मतलब? नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस जो रहा, मैंने मूड कोर्ट्स अपने टाइम में बहुत अच्छे किए थे। अच्छा। अपनी पढ़ाई के दौरान, कॉलेज के दौरान मूड कोर्ट्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे। तो मेरे जो सीनियर थे, राय सिंह चौहान थे, 230 नंबर चैम्बर है उनका हिसार में, उन्होंने जाते ही मेरे से सवाल जैसे होता है पूछते हैं जूनियर से क्या कर रहे हो, उन्होंने मेरे को क्रिमिनल साइड में डाला कि आप क्रिमिनल केस, क्रिमिनल लॉयर। अच्छा, नाइस। और वो मुझे हर केस में लेके जाते थे। अच्छा, ये अच्छा, वो असिस्टेंट लेके जाते थे ताकि द पर्सन शुड। उनका खुद का भांजा भी था ऑफिस में, मेरे से 1 साल पहले था, एक उनकी कजन भी थी ऑफिस में, तो वो मुझे प्रेफर करते थे कि बेटा तुम चलो मेरे साथ। नाइस। मैंने कहा डिवाइन है मेरे लिए। अच्छा, उस तो फिर आपने लॉयर ये करा, पीएचडी करी, फिर आपने नहीं, वहां से फिर मैंने उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस शुरू की 2012 में, फिर एलएलएम एंट्रेंस आ गया था, तो किसी ने मुझे कहा कि आपको मास्टर डिग्री करनी चाहिए, तो मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा 9th रैंक आया इंडिया में, जब जो भी वहां उस समय रैंक बनती थी, तो मेरा 9th रैंक आया। क्या बात है! अब फिर समस्या यही है कि अब पैसा कहाँ से आएगा तो फिर जो है वो माँ ने सपोर्ट किया, कुछ मेरे बहुत प्यारे जो साथी रहे, जो समाज सेवी हैं, आज भी समाज सेवी हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सपोर्ट किया होगा? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने फिर टीचिंग की ज्वाइन करी, मतलब अगर आप इफ यू वेर गुड इन लॉ, यू नो, नहीं, एलएलएम की कारण ना टीचिंग, एलएलएम की तो फिर मास्टर, जो एलएलएम की तो वहाँ एक बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जसवंत सिंह सैनी। हाँ, बड़े प्यारे प्रोफेसर है। वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे कि अंदर ये फीलिंग आ गई कि यार वकील नहीं बनना, ऐसा प्रोफेसर बनना है। वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अभी उनकी डेथ हो गई है, प्रोफेसर नरेश शर्मा सर थे। आई थिंक एडवोकेट्स और लॉयर्स के साथ सबसे बड़ा जो कैच है कि दे हैव टू लर्न द होल थिंग, एवरी टाइम दे हैव टू अपडेट देमसेल्व्स। केसेस आ रहे हैं, उन केसेस से ड्रॉ करके कि क्या कंक्लूजन रहा, क्या जजमेंट्स रहे थे, कौन सा जज था और क्यों उसने दिया ये जजमेंट, क्योंकि जजमेंट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स या जो आईपीसी सेक्शंस हैं उस पे, वुड इट आल्सो डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या रही है ना? ऐसा होता है। अभी बहुत सारे, अभी हमारे चंद्रचूड़ जी जो वाईएस चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस, वो भी कहते, वो भी आज अगर उनसे कोई ये सवाल पूछे, वो भी कहते हैं कि मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ। अच्छा। आप कपिल सिब्बल साहब से पूछोगे, वो भी कहेंगे मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ। नानी पालकी वाला जो बहुत एक लेजेंडरी एडवोकेट रहे, उनसे पूछोगे, वो भी, अगर वो तो स्वर्गीय हैं, उनसे भी जब पूछा जाता था वो कहते मैं स्टूडेंट हूँ। तो लाके एक फील्ड में हमेशा व्यक्ति स्टूडेंट रहता है, नई चीजें सीखता रहता है, और यही इस प्रोफेशन की ब्यूटी है। अच्छा, आई थिंक अभी जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय कर जो 3 ये थे हमारे, वो सब चेंज हो गए, आईपीसी, सीआरपीसी। हाँ, ये तीनों कानून जो हैं, एक बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये चेंज हो गए हैं। वो ठीक है, एक प्रोसेस थी, वो 2019 से शुरू हुई, 2023 के आते आते वो प्रोसेस हो गई है। तो आई थिंक समय के साथ चेंज करना कानून, मैंने कहा ना, इस प्रोफेशन की नोवेलिटी, ब्यूटी यही है कि हम समय के साथ जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। क्या बात है! जैसे लिविंग लॉ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो हम बदलते रहते हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? मतलब लॉ तो हमेशा चेंज है, जैसे फंडामेंटल राइट्स फिक्स्ड हैं, तो फिर लॉ नहीं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में
आप अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, एक अमेंडमेंट हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटा दिया गया था बाद में। तो ऐसा नहीं है कि स्टेटिक है कोई चीज। हाँ, माना ये जाता है कि अगर कानून क्यों है, पहले हम इसको समझ लेते तो ज्यादा आसान हो जाता है। कानून क्यों है? कानून की अलग अलग डेफिनेशंस आप देखेंगे, पर एक डेफिनेशन जो मैंने खुद बनाई है, क्या है? मैं ये कहता हूं कि लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ men as a individual and as a group also। अच्छा, क्या बात है ये, मतलब आप ये कि कानून एक साधन है जिससे हम लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार को व्यक्तिगत तौर पे भी और एक ग्रुप में जब होंगे तब भी हम उसको रेगुलेट करते रहते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट को जो है वहां की सरकार से बनता है। तो ये देश काल और परिस्थिति जो 3 शब्द चलते हैं, कानून हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। आज जैसी परिस्थितियां हैं, आज जो समय है चल रहा है, उसके हिसाब से कानून होगा तो अच्छा है। हमारे यहाँ कानून की परंपरा आज से नहीं है। कानून की परंपरा स्वयंभू मनु से है। मनु इज द फर्स्ट लॉ गिवर। मनु इज जिन्होंने वो लिखा था, मनुस्मृति। तो कानून तब से हैं, लेकिन आज हमारा देश मनुस्मृति पे नहीं चलता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम बदल गए हैं। तो जैसे हम बदले हैं वैसा हमारा, क्योंकि सामाजिक स्तर बदलता जाता है ना, विथ टाइम, विथ एवरी 100 ईयर्स, तो चीजें थोड़ी बदलती है। मेरा सवाल ये था कि जैसे मनुस्मृति है, ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र भी रहा है जो चाणक्य ने लिखा था, तो जैसे आज भी डॉक्टर्स जो हैं वो एक बहुत बड़े वो थे, मतलब गॉड ही कह सकते हैं, जो गॉड ऑफ हीलिंग है, उनकी वो लेते, ओथ लेते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि मनुस्मृति लोग पढ़ते हैं या रेफरेंस देते हैं कि नहीं आज के टाइम पे? देखिए, आपने दोनों बातें कही। भगवान धन्वंतरी हैं वो, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे, डॉक्टर्स समुद्र मंथन में निकले थे। तो वो उनकी शपथ लेते हैं। अच्छा, ऐसा मनुस्मृति के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? मनुस्मृति कोई शपथ नहीं ली जाती। मनुस्मृति उस समय की व्यवस्था को चलाने के लिए लिखा गया है। रेफरेंस लिया जाता है कभी कभी, वो रेफरेंस है। उसके बाद वो बहुत इवोल्व हो गया। मैंने कहा ना, ला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब एक जीवंत प्रवाह है, उसमें चीजें बदलती रहती हैं, ऐड ऑन होती रहती हैं। और केवल मनुस्मृति एक थोड़ी है। आप मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे हो, कानून केवल मनुस्मृति से नहीं चला है। एक समय में मनुस्मृति रहा है, उसके बाद कानून बदल गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शुक्र नीति है। शुक्र नीति चाणक्य का अर्थशास्त्र है। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, राज धर्म गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, उसके लिए देवल स्मृति है। देवल ऋषि ने लिखी है। तो स्मृतियां बहुत है। बृहस्पति संहिता है, नारद स्मृति है। नारद स्मृति आप पढ़ोगे, आप हैरान होगे कि आज जो लीगल सिस्टम चल रहा है वो 60 to 65% मैच करता है। अच्छा, नारद स्मृति से ये कब का लिखा हुआ, मतलब वो ये पुराना ग्रंथ है। इसकी कोई एक वो, अब तो आपको बनारस जाओगे तो किसी भी अच्छी लाइब्रेरी से मिल जाएगी। बनारस का नाम लिया ना आपने, इतनी प्यारी और इतनी डिवाइन जगह है ना, मतलब आई थिंक आप बनारस से लिंक्ड हो क्या, मतलब मार रहे हो क्या? नहीं, मैं कभी गया नहीं बनारस, पर मैं मतलब अक्सर अपने जो विचारों में बनारस खो जाते हो, मतलब पुनर्जन्म आपका ये रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को ये लगता है कि वहाँ मेरे लिए एक जगह मेरे लिए है। वहां से कोई तो कनेक्शन है। तो सर मेरा सवाल ये था कि एक बहुत फेमस ये है कि सोशल मीडिया जो है वो अल्टीमेट कोर्ट बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मतलब इतना इंगेजमेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि हर चीज़ अपडेट होती है वहाँ पे, यू नो, थिंग्स गो वायरल। और जैसे अभी रेप केस हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, तो उस पर मीडिया ट्रायल हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मीडिया बाय ट्रायल या ट्रायल बाय मीडिया जो टर्म होता है, मीडिया ट्रायल कह सकते हैं, हाँ, वो है क्या, मतलब, और इसका इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, मीडिया जो है मैकेनिज्म है इन्फॉर्मेशन का, हाँ, बेसिकली तो, हाँ, मीडिया। और ट्रायल जो है वो कोर्ट में ही होना है, बट स्टिल एक न्याय जो होना है वो कोर्ट में ही होना है। बट सोशल हो जाता है ना, तो सोशल इन्फ्लुएंस है। मीडिया को आप ये कहिए, किसी मुद्दे पे, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके मीडिया अब आगे बढ़कर जब उसके तथ्य निकाल रही है, उसकी सत्यता पे जांच कर रही है, बार बार उसको लोगों में वो जानकारी पहुंचा रही है। रिपोर्टर्स भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर सीआईडी ऑफिसर बनते हो। वो एक मतलब जिसको कहते हैं पैशन होता है अपना अपना, तो बुरी बात नहीं है, वो अपना पैशन अच्छे से निभाते हैं। पर सच्चाई ये है, न्याय तो कोर्ट से मिलेगा और उसका एक प्रोसेस है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम
2023 जो आया, जो पुराने सीआरपीसी को हटा के आया, नागरिक सुरक्षा अधिनियम बीएनएसएस आया, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आया। तो ये जब आया तो ये पुराना सीआरपीसी को हटाया। तो ये सीआरपीसी वो कोड है जिसके माध्यम से न्याय कैसे, ट्रायल कैसे चलेगा, ट्रायल में क्या क्या चीजें आएंगी, ये उससे जुड़ा है। तो वो उसमें मीडिया कुछ नहीं कर सकता, मीडिया कुछ नहीं कर सकता ना, उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो इम्पैक्ट हो जाता है। अभी मैं उसका इम्पैक्ट के ऊपर आ रहा हूँ, मैं भी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ इसकी। फिर क्या होता है, अच्छा, एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदल गए हैं तीनों, पुराने नाम बता रहा हूं मैं आपको। ये पुराने नाम उस हमेशा से आज मतलब 2023 से पहले, 24 से पहले जब ये एक्ट नहीं आए थे, तो 1 जुलाई से शुरू हुआ है। 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2023 से पहले तो जो न्याय होना है, आपराधिक न्याय होना है तो इनसे, दीवानी मुकदमे जिनको हम कहते हैं सिविल, वो सीआरपीसी, सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता जो है उसके माध्यम से, लिमिटेशन एक्ट है उसके माध्यम से वो होना है, न्याय वैसा होना है। आप समाज में इंफॉर्मेशन फैलाइए, सत्यता को चलाइए, मीडिया ट्रायल कीजिए, खुशी से करें, इसमें कोई मान्यता नहीं। वो अपना उनको भी संविधान अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(a) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो उनको कहता है कि भी आप करिए। ऐसा एक घटना हुई है। इंडिया में पहले जूरी सिस्टम होता था, जूरी सिस्टम, वो तो बहुत पहले से रहा, आई थिंक ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम के समय जूरी सिस्टम होता था। दे हैव एस्टैब्लिश्ड कि वो अपना रूल जो है वो सॉलिडिफाई कर पाए। तो 1959 के आसपास एक घटना हुई। आपने एक रुस्तम मूवी बनी है उस घटना, केएम नानावटी केस, जिसको उस नेवी ऑफिसर था, वो नेवी ऑफिसर है जिसने डिफेंस के नाम पे गोली मारी वो गोली मारी। जो आप कहानी आपको अब देखो, पहले तो ये हम केस पढ़ते थे, अब जो एक फिल्म के रूप में आपके सामने। उस समय जूरी सिस्टम है, वो मूवी में भी दिखाया गया है कि रुस्तम है, उसका एक जूरी में चूज कैसे होते थे लोग? सामान्य प्रतिष्ठित लोग। अच्छा, मतलब समाज के जो, मैं समाज में बहुत प्रतिष्ठित हूँ, तो मैं जाके बैठ सकता हूँ। आपको जज, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करे कि आप अच्छे अध्यापक हैं, सरपंच हैं, आपका जजिंग सिस्टम, कैपेबिलिटी अच्छा है, आप एक प्रूडेंट सोच रखते हैं, अनबायस्ड है, ऐसे मतलब बहुत सारे पैरामीटर होते थे। तो वो प्रतिष्ठित कहते हैं उनको, प्रतिष्ठित लोग जिनको लगता है कि ये समाज में कुछ गलत नहीं करेंगे और इनका कैरियर जीवन ऐसा रहा है, कढ़े हुए लोग जिनको कहते हैं, वो लोग होते थे जूरी में। उस तो मूवी में भी दिखाया आपको कि वो जो है अखबार का जो एक संपादक है, वो अखबार चलाता है, वो एक नैरेटिव फिक्स कर देता है और जूरी सिस्टम इन्फ्लुएंस हो जाता है। दिखाया गया है ऐसा कि वो गिल्टी, नॉट गिल्टी, हेल्ड गिल्टी, ये चीज चलती। ठीक ऐसे ही तो जब मीडिया ट्रायल ऐसे होता है तो धीरे धीरे आप देखोगे लास्ट जूरी सिस्टम जो है वो 1973 के आते आते जूरी सिस्टम जो है हमारे यहाँ इंडिया से हटा दिया गया, क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस मीडिया के माध्यम से हो जाता था। मीडिया के मतलब मीडिया केवल सबसे मीडिया का सबसे शक्तिशाली जो रूप है वो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, कलम। आई थिंक मीडिया को बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो सोशल मीडिया को नहीं बोला जाता, वो बोला जाता है आई थिंक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को। सोशल मीडिया क्योंकि जब सबका ये होता है, जो होता है ना, अनवेरीफाइड ओपिनियंस आते हैं, फिर वो पूरा खराब हो जाता है सारी चीजें। देखिए, आप अगर मेरे को कोई कहे तो सोशल मीडिया, मैं व्यक्तिगत विचार रखता हूँ इस पे, सोशल मीडिया पे जो जानकारी आ रही है या कोई जो दे रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इस बात की कोई डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने निजी विचार हैं, निजी विचार लोग लाइक करते रहते हैं। exactly. आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे सनसनी हुई जिनका कोई सिर पैर नहीं है, मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोग रील पे रील बनाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। तो एक अलग बात, रील्स तो अलग है आज के, रील एक अलग लेवल चला गया है लोगों का। मेरा सवाल ये था कि जैसे लोग ना बहुत ओवरवेल्म है इस बात को सोच के कि जो ट्रायल एडवोकेसी होती है, जैसे कहा गया है कि मतलब एक सर्वे के हिसाब से मैं व्यूअर्स को बता दूं कि 70% प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, ठीक है, ऐसे एक सर्वे से पता किया गया है, और प्रिजन्स की हालत भी बहुत ख़राब है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों में ये डर भी है कि प्रिजन एज ये हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो यही बोलता है आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक है। तो ये होता है ना, पैराडॉक्स क्यों है? मतलब देखिए, आपने दो बातें अलग अलग हैं कि एक तो मैंने है कि दो बातें हैं ये दोनों। इसमें पहली तो हमें समझना पड़ेगा, अंडर ट्रायल जो है वो एक अलग चीज है, और ट्रायल एडवोकेसी अलग चीज है। अच्छा, अलग अलग है, दोनों अलग चीज। अंडर ट्रायल वो लोग होते हैं जिनका मुकदमा अभी चल रहा है लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे वो 20-20 साल से ऊपर होंगे, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, होंगे ऐसे मुकदमा इंडिया में अभी, वो ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको कि अंडर ट्रायल्स की संख्या ज्यादा है। ट्रायल एडवोकेसी जो है वो एक स्किल है,
वो लॉ के कॉलेज, जो लॉ कॉलेज होते हैं जहाँ पर लॉ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो अपने बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने के लिए इस स्किल को इस्तेमाल करती अच्छा, है हाँ, कि ट्रायल बच्चों को वो ट्रायल एडवोकेसी के थ्रू सिखाती है सिखाती कि है, सच में कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है, एडवोकेट कैसे उसका काम करता है। उसका एक माध्यम बना के देती है। अच्छा, मूड कोर्ट्स के थ्रू। मूड कोर्ट्स और ट्रायल एडवोकेसी में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, मूड कोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ट्रायल एडवोकेसी थोड़ा डिफरेंट होता है। मूड कोर्ट में हम रिट पिटिशंस या जो अपील, जो मूड कोर्ट में जो जुरिस्डिक्शन जो रहता है वो हाई कोर्ट और उससे होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रहता है। ट्रायल एडवोकेसी में हम सेशन कोर्ट और नीचे वाली कोर्ट जो है उनका डेमो उन बच्चों को दिखाते हैं, उनका एक कंपटीशन होता है। बेसिकली ये एक वकील बनने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है, जिसको हम कहते हैं एक रिक्वायर्ड स्किल है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो इन कोर्स को गवर्न करती है, वो भी जोर देती है कि आप अपने कॉलेजों में ट्रायल एडवोकेसी और मूड कोर्ट कराओ, ताकि जो बच्चा आ रहा है, जो बच्चा वकील बन के आ रहा है, जो डिग्री लेके आ रहा है, उसको कुछ पता तो हो कैसे काम होता है, उसमें कुछ स्किल हो। क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, लॉ इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड तोड़ मरोड़ करना, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, वही चीज होती है लॉ। आई थिंक एविडेंस को भी के साथ नहीं, तोड़ मरोड़ हम शब्द इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी प्रोफेशनल, किसी वकील, किसी डॉक्टर को ये नहीं बताता कि आप उसको गलत इंजेक्शन दे दें। हमारी वकीलों की कुछ शपथ है, हमारा एडवोकेट एक्ट है, हम उसको गीता की तरह मानते हैं। तो किस चीज की शपथ लेते हैं? हमारी ड्यूटियां हैं। अच्छा। एडवोकेट एक्ट डिफाइन करता है कि आपकी ये ड्यूटियां हैं। आपको हम क्लाइंट के माउथ वर्ड्स नहीं यूज करते, क्लाइंट के मुंह से क्या निकला है। क्योंकि अभी भी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आई, उसमें कहा कि एडवोकेट को जो है वो क्लाइंट का स्पोक पर्सन नहीं बनना है, मेयर एजेंट नहीं रहना है। पैसे दे दिए काम हो गया नहीं, सत्यता, वकालत का मतलब सत्यता को सामने लाना है। हम पक्ष रखेंगे, अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए हम 100% कमिटेड है, परंतु हम फैब्रिकेशन और जालसाजी कोई केस आपको याद आता है इससे रिलेटेड? जैसे कारवानंद वाला जो केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला करके एक केस था शायद, केशवानंदा भारती केस। हाँ, केशवानंदा, कारवानंदा नहीं, केशवानंदा, सॉरी। तो क्या है वो, मतलब उसमें क्या है? भारत का एक हिस्टोरिक केस है। क्या था उसमें, हुआ क्या था? एक मठाधीश थे, उनकी अच्छा, जो जमीन जैसे अभी मठाधीश हैं, क्या नाम है उनका, जो उसमें भी आए थे, उनका कुछ इशू बन गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो वही है क्या मठाधीश? नहीं, ऐसा मैंने वो भी शायद ऐसी टोपी पहनते जैसे आपने पहन रखी है, बट कलर अलग होता है, रेड कलर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक केस चला वहां पर, जब फ्रीडम जो थी अपनी प्रॉपर्टी को रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। तो केशवानंद भारती केस इतिहास का पहला केस है जिसको हम जो है वो संविधान का जो है सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। दानी पालकी वाला इसी केस से निकले थे। अच्छा, तो मठाधीश थे वो केशवानंद भारती जी, उन्होंने ये केस डाला था सरकार के अगेंस्ट कि जो हमें है राइट टू प्रॉपर्टी है। और इसमें फिर बहुत लंबा केस चला ये कि प्रेमबल भारत का हिस्सा है कि नहीं। तो ये बहुत एक हिस्टोरिक जजमेंट है। अच्छा। और इस जजमेंट को हम मतलब ये मानो कौन था इसमें? केशवानंद जी जीता। तो केस जो बेसिकली इस केस में जीता संविधान था। अच्छा। मैं अगर सच कहूँ तो, क्योंकि जुडिशरी ने जो काम किया वो ना स्टेट के अगेंस्ट किया, ना केशवानंद भारती के, संविधान की जीत हुई। क्या मतलब राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी हटा। तो मैं हमेशा कहता हूँ जीत हमेशा सत्य की होनी चाहिए। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी अगर नहीं है, तो फिर इस देश में जो हम सुनते हैं कि फ्रीडम नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 300A में। हाँ, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि वो 6 ही फंडामेंटल राइट है, वो तो मैं समझ गया। बट मेरा सवाल ये है कि इवन राइट टू प्रॉपर्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, लेकिन स्टिल जो वक्फ बोर्ड है उस पर बहुत केसेस बनते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे उसने अभी केरला में 1500 साल पुराना मंदिर जो है वो क्लेम कर लिया, जबकि इस्लाम 1300 साल पुराना है। ठीक है, तो क्योंकि आनंद रंगनाथन जी हैं, वो बहुत मतलब फैंटास्टिक, जैसे साईं किरण है, फैंटास्टिक, आई लव दिस पीपल। तो वो उनका कहना है कि जय साईं, हाँ, जय साईं दीपक। तो उनका कहना है कि मतलब क्योंकि रिलीजन जो है इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कांट डिनाई इट। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड जो है वो मंदिरों को क्लेम करता है, वो क्या बोलते हैं घरों को क्लेम करता है वो। ये देखिए फिर और इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने फिर कोई ये नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड को 2013 में सुप्रीम पावर दे दी गई यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू, फिर उसमें कोई ये नहीं बनाया गया, क्यों?
देखिए ऐसा मतलब कुछ तो वक्फ है। बोर्ड का जो किन परिस्थितियों में बना, हाँ, वो परिस्थितियां किन अलग है, परिस्थितियों वो में फिर बना है, पूरा क्यों, उनके पीछे पॉलिटिकल है। क्या मंशा रही है बनाने वालों की, आपके हिसाब से क्या है मतलब? मैं वो उसी पे आ रहा हूँ, क्या मंशा रही है, क्या कोई उससे अपीजमेंट तो नहीं करना चाहता था, करना किसी चाह रहे पर्टिकुलर शायद। वोट बैंक को तो नहीं, वाई टू नेम समवन, मतलब किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को तो नहीं खींचना चाहते हैं, या वो उनके किसी पॉलिटिकल एजेंडे में है, एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा भी काम करता है। तो उस समय जो वक्फ बोर्ड को बनाने वाले लोग जिम्मेवार हैं, पहला सवाल तो जनता उनसे पूछे कि भाई क्या क्या लेना, आप साबित क्या करना चाहते थे इस देश में वक्फ बोर्ड बनाकर? आई थिंक मैं बस ये प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूँ कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है पूरे देश की, कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से ग्रसित हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड उनके प्रॉपर्टी को क्लेम करके ये बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और वो कोर्ट नहीं जा सकते। अगर इवन इफ दे कैन गो कोर्ट तो तब तो चलो सही है। जैसे मैं अगर किसी के घर जाके क्लेम कर रहा हूँ ये मेरा घर है, तो वो कोर्ट पे जाके केस करेगा, मैं लड़ूंगा केस। ऐसा कुछ नहीं है, ये I आप think- जहां दावा है, देखो मैं कानून की दृष्टि से बताऊं, जहां दावा है किसी चीज को लेके, और एक कह रहा है मेरा है, एक कह रहा है मेरा तुम्हारा नहीं है, व्हेन देयर कन्फ्रंटेशन ऑफ ओपिनियन इज देयर, कोर्ट का जुरिसडिक्शन कभी हट नहीं सकता। नहीं, लेकिन शायद ये है मतलब ऐसा नहीं है, जा सकते अब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अब फिर अगर वक्फ बोर्ड भी है तो वक्फ बोर्ड की अभी बिल पेंडिंग है। मैं डिनाई नहीं करता इस बात पे कि वक्फ बोर्ड समस्या पैदा नहीं कर रहा, वक्फ बोर्ड ने समस्या पैदा की है, दोनों पक्षों से अभी ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वो मत लिए जा रहे हैं, बिल पेंडिंग है। पीआईएल जो है, आई थिंक पीआईएल इज वन ऑफ द बिल पेंडिंग, बिल फैंटास्टिक इंडियन। बिल पेंडिंग है। अच्छा, बिल पेंडिंग है, तो वो स्क्रूटनी कमेटी जो उसको देखेगी, स्क्रूटनी कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट में बिल बनाने से पहले उसको एक ओपिनियन लेने के फ्रेम करती है, उसमें तो जज वो बैठते बहुत हैं। एक अलग प्रोसेस है अच्छा, वो अच्छा, लेजिस्लेशन अच्छा, बनाने की। तो वो हम जिस तरीके से इसको कहना चाहें कि वक्फ के उद्देश्य क्या है, वक्फ के पीछे मनसा क्या है, दोनों अलग अलग है, पता नहीं है हमें क्या है। अब नहीं, वो सबके सामने है क्या उद्देश्य है उसका, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसमें मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, जो भी हो न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आई थिंक स्पेशली ये देख के नहीं कि क्योंकि मुस्लिम्स के भी मतलब प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड क्लेम करती है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो एक इंस्टीट्यूशनल वक्फ गैप बोर्ड है। की हमें जरूरत है या नहीं है, इस पे सवाल है, सवाल एग्जैक्टली यही इस पे सवाल है कि व्हाई डू वी नीड, अगर इंडियन गवर्नमेंट है, क्या अगर होता है? वक्फ बोर्ड की कौन सी संवैधानिक मान्यता है, क्यों वो वक्फ कौन से आर्टिकल में बना रखा है, इन पे डिबेट, ये अभी इन पे डिबेट होनी चाहिए, एकेडमिया में होनी चाहिए, शायद इसमें अभी उतनी उस लेवल पे नहीं हो रही, ये होगी। संविधान के दायरे में क्या कोई ऐसी संस्था हो सकती है जो गैर संवैधानिक है और वो प्रॉपर्टियां क्लेम कर रही है? ये तो गलत है ना फिर, ये तो प्रॉपर, ये तो फिर गुंडागर्दी है। नहीं, हम ऐसे शब्द इस्तेमाल क्यों करें कि ये गुंडागर्दी है? शब्द देखो, कानून का स्टूडेंट होने के नाते शब्दों का इस्तेमाल बहुत आ रही है, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कहेंगे, नो ऐसा नहीं, आपको शब्दों की सीमा पता होनी चाहिए, आपकी मर्यादा होनी चाहिए। आई थिंक ये हमारा मूड कोड सिखाता है ये मूड कोड बताता है कि आप प्रोफेशनल स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो आप बता रहे थे कि लीगल स्टडीज में प्रो बोनो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है प्रो बोनो? प्रो बोनो वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट, लीगल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो कुछ छोटे कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रो बोनो नहीं है, एग्जिस्ट करता, उनको होना चाहिए। प्रो बोनो जो क्या है ये? भारत सरकार की एक, नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इसको बड़ा अच्छा बनाया है, ये बड़ी महत्वाकांक्षा है ये उनकी, कि हर व्यक्ति जो है वो सेवा भी करे। जो लॉ का स्टूडेंट है वो सेवा कैसे कर सकता है, समाज में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है, कैसे? इसीलिए प्रो बोनो का मतलब है फॉर द पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अच्छा, लोगों के भले के लिए एक कानून का विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए क्या अच्छा कर सकता है। अच्छा 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 अच्छा, आई गॉट इट। तो भारत सरकार ने लॉ कॉलेज जहां भी है वहां पर एक स्कीम चलाई है, न्याय बंधु स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। अच्छा, न्याय बंधु स्कीम के अंतर्गत कॉलेज को एक प्रो बोनो क्लब दिया जाता है, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, वैसे ही वकीलों के लिए एक प्रो बोनो है, प्रो बोनो क्लब दिया जाता है। आई गॉट इट। मैंने कुछ लोगों से मिला हूँ जो प्रो बोनो के थ्रू ये क्लेम करते हैं कि मैं सोशल सर्विस करता हूँ। हाँ, प्रो बोनो के थ्रू वो गांव में जाते हैं, उसमें 5 एक्टिविटी है प्रो बोनो में। अच्छा, क्या क्या? पहली है प्रो बोनो लिटिगेशन, लिटिगेशन। हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में प्रो बोनो एडवोकेट्स होते हैं रजिस्टर्ड,
उनको ला का बच्चा असिस्ट करता है प्रो बोनो केस लड़ने के लिए। दूसरी हमारी है कम्युनिटी केयर लीगल असिस्टेंस। मेरे दिल की मतलब मैं कहूँ अगर इस पे दिल लगा के काम किया जा सकता है। कम्युनिटी केयर लीगल असिस्टेंस, आप गांव में जाइए, गांव के लोगों की समस्या सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान निकालिए। रियल टाइम एक्सपीरियंस जो एक लॉ का स्टूडेंट जैसे डॉक्टर ओपीडी में लेते हैं, ठीक ऐसा एक वकील बनने वाला छात्र गांव में जाके ले सकता है। तो मतलब मेरे को अगर मतलब मुझे एटलीस्ट अपने बारे में ये जानना है कि मैं अगर, क्योंकि संविधान में ये परमिशन है कि अगर इफ़ आई डोंट हैव अ लॉयर एंड आई डोंट टू टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट लॉयर, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि अगर लॉयर नहीं किसी को तो गवर्नमेंट देती है, हाँ, मैं खुद का लॉयर बन सकता हूँ। ये वो शायद है अपनी बात रखने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। हाँ, अपनी तो तीसरी जो 2 एक्टिविटी मैंने बताई, तीसरी है प्रमोशन ऑफ एडीआर, जो हम इसको कहते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। गांव में जो झगड़े हैं वो मध्यस्थता के माध्यम से सुलझ जाए। जैसे पंचायत बैठती है, पंचायत पुरानी पंचायत होती है, आज आर्बिट्रेशन है, ऐसा कुछ आज भी बैठती है शायद पंचायत। पंचायत चलती है। हमारा देखो इस देश को देश रखने में, इस देश को एक रखने में लॉयर्स का बहुत बड़ा हाथ है, पंचायतों का भी उतना ही बड़ा हाथ है। अच्छा, पंचायत में वो फैसला पुराने समय से होता आ रहा है, और भारत की गवर्नेंस की आत्मा जो है, भारत की राज जिसको कहें हम, भारत के शासन की जो आत्मा है वो पंचायत है। अच्छा, सभी नहीं होंगी, पर जहां अच्छी चल रही हैं, जहां अच्छी चल रही हैं। मेरा एक सवाल था कि जैसे हमने प्रो बोनो पे बात किया, ठीक है, तो प्रो बोनो कैसे हेल्प कर रहा है लॉयर्स को, वैसे ही आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनालिटिक्स है। अभी की फिलहाल जितने एआई टूल्स हैं या जो भी एआई है वो पैटर्न्स रीड करके मतलब होता है ना, आंसर जनरेट करता है या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो मेरा सवाल ये था कि एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी काम में। और दूसरा इसमें कि जो इफेक्टिवनेस है लॉ की या असिस्टेंस है, ठीक है, छोटे मोटे केसेस के लिए लोग आजकल, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे डाल के आप ये कर सकते हो कि मतलब मेरा ये सवाल है एक्चुअल में कि जैसे अभी हमने प्रो बोनो क्लब की बात करी, ठीक है, तो प्रो बोनो क्लब के में ऐसा होता है कि प्रो बोनो क्लब हेल्प कर रहा है, सोशल सर्विस कर रहा है, वैसे ही एक फील्ड है एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो मेरा सवाल ये है कि कैसे लॉ के में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केस के लिए। तो हमारे यहाँ तो 3 वर्ड चलते हैं कि प्रिपरेशन, हाँ, प्रेजेंटेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। अरे तो प्रिपरेशन जो है वो रिसर्च ही है। तो उसमें कैसे हेल्प कर रहा है। और दूसरा कि जो असिस्टेंस है, कि मान लो मैंने बोला कि छोटे मोटे केसेस होते हैं ना, सिविल केसेस जो फैमिली कोर्ट में होते हैं, तो उसके पहले क्या बोलते हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं, कुछ एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जो हेल्प कर सकती हैं छोटे मोटे केसेस के बारे में जानने में, या मेरे राइट्स क्या हैं, या मैं किस टाइप के किस लॉयर के पास जाके चीज़ें जान सकता हूँ। तो वो उसमें कैसे हेल्प कर रहा है। देखिए एआई जो है, हाँ, आई थिंक ये एलएलएम में भी पढ़ाया जा रहा है। अभी हमारे एलएलएम में स्पेशलाइजेशन भी होती है एआई की, एआई एंड लॉ। तो एआई जो है वो एक अच्छे नौकर के रूप में तो ठीक है कि हम उससे असिस्टेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है। लॉ की फील्ड में हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। समझ गया मैं। उसके दो बड़े रीजन है। क्या? पहला ये है कि लॉ की जो आजकल डिबेट होती है, हो सकता है मेरे ओपिनियन को भी कंट्राडिक्ट करने के लिए 1000 लोग होंगे, मेरा अपना ह्यूमन टच जो है वो ह्यूमन टच नहीं है। दूसरी इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग या इस तरह के काम के लिए तो एआई ठीक है, बट केस जो है वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, वकील की जो स्किल है वो निहायत मतलब वो बिल्कुल निजी है उसकी। वो उसने अपने सीनियर से सीखी है, अपने गुरुओं से सीखी है, उसने खुद कोर्ट में खड़े हो के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखी है। उस स्किल को बीट नहीं कर सकता आपकी एआई। एआई सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक सीमित है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी मैं एक बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको। एआई की दिक्कत है ये लॉ में, एआई हमें जो लैंग्वेज देता है वो लैंग्वेज देता है जनरल इंग्लिश की। अच्छा, वो यूरोपियन स्टाइल होगा या अमेरिकन स्टाइल, लेकिन यहाँ पे शायद आई थिंक हमारे यहाँ चलती है लीगल इंग्लिश। हमारे उन शब्द, हाँ लीगली सही, हमारी डिक्शनरी अलग है, लीगल ग्लोसरी जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो हमारी लीगल जैसे मेडिकल डिक्शनरी है, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी है, ऐसे हमारी लीगल डिक्शनरी है। अच्छा। तो वो जो शब्द हैं, अगर मैंने कहा ना ये असिस्टेंस के लिए तो अच्छा है, एक व्यक्ति जिसको लॉ के नॉलेज है, जिसको लॉ के टर्म्स की नॉलेज है, वो एक डाटा बनवा ले और फिर उसको अपने हिसाब से सेट कर ले, वहां तक तो ठीक है। डिपेंडेंट हुए तो गए आप काम से। अच्छा, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं मैच करेंगे। समझ आ गया। दूसरी एक टेक्निकलिटी इसमें बड़ी आती है लॉ में,
जहां पर जो केसेस जो आपने कहा फैमिली कोर्ट में तो बिल्कुल ये अप्लाई नहीं हो सकता एआई। अच्छा, वहाँ पे तो और नहीं होता है। वहां देखिए फैमिली कोर्ट में मुकदमे कैसे, मुझे लगा छोटे मुकदमे हैं इसलिए। छोटे मुकदमा कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो अपना एक पर्सपेक्टिव रखता है। अच्छा। मुकदमे फैमिली कोर्ट में कैसे हैं? तलाक हाँ। किन के बीच में? दो इंसानों के बीच में है, इमोशनल रिश्ते हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं। एआई तो उतनी बारीकी में नहीं जा सकती। जैसे अभी आपने बोला फैमिली लॉ में मुकदमा है बच्चे की कस्टडी को लेकर। अच्छा। कि तलाक हो रहा है, ये बच्चा किसके पास रहेगा। एआई नहीं डिसाइड कर सकती बच्चे का माँ के प्रति इमोशन क्या है, बच्चे का बाप के प्रति इमोशन क्या है, वो दादी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। एआई ह्यूमन टच नहीं है ना। नहीं, इसलिए मैंने बोला कि असिस्टेंस के लिए शायद आ सकती है। असिस्टेंस हो सकती है, वो भी बिगिनर्स के लिए, बाकी आइडिया लेने के लिए। आज भी ड्राफ्टिंग आइडिया लेने के लिए। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग। एआई कामयाब हो सकता है अगर कभी फ्यूचर में करें, ये हो सकता है जहां पर पहले से एक एग्रीमेंट बना हुआ है, दो पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है। एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन जो है वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाती है। आपने ये किया, आपने ये नहीं किया, वेदर इट्स अ वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट और नॉट। इस तरह की अगर घटनाएं हैं, इस तरह के मुकदमों का अगर निर्धारण करना है, तब एआई हेल्प हो सकता है। क्योंकि जहां पार्टियों के राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइडेड है, यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे वो सब वो होता है ना, पर्सनल बेसिस पे है सब अब कुछ। पति पत्नी के बीच में क्या संबंध हो, क्या व्यवहार होगा, घर में क्या व्यवहार होगा, रिश्तेदारों के सामने क्या व्यवहार है, व्यक्ति पर्सनल व्यवहार क्या है, वो डिसाइड थोड़ी है। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बच्चा की कस्टडी किसको पास जाएगी, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। पेइंग कैपेसिटी देखनी है, अफेक्शन देखना है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपने समझाया कि एआई एनालिटिक्स जो है वो मतलब इवन इन फ्यूचर आल्सो आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू ओवरपावर लॉ डोमेन। लॉ को ये एक अच्छे असिस्टेंट की तरह आइडिया लेने के लिए तो हेल्प, क्योंकि लॉ में कंटेंट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इफ लीगल ग्लॉसरी यूज कर रहा है, लीगल वर्ड यूज कर रहा है, वो उतना उसको जाना पड़ेगा। एआई को वहां तक डेवलप होना पड़ेगा कि आप लीगल टर्म्स भी उसमें। जैसे आपने स्किल की बात की, तो इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने दीक्षा ली, वो भी 2021 में, ठीक है, तो दीक्षा लेने के बाद आपका प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल लाइफ कैसे चेंज हुआ है, वो जानना है मुझे। देखिए, दीक्षा के बाद मतलब ऐसा तो होता है कि आपको एक ब्लेसिंग मिलती है। अच्छा, हाँ, डिवाइन ब्लेसिंग तो है आपके पास। आपके पास अपने सदगुरु का सपोर्ट है। हाँ। फिर प्रोफेशनल और पर्सनल जिसको हम कहते हैं, उसमें बैलेंस। ये जो दीक्षा है ना, ये स्वयं को जानने की प्रोसेस है, अपने आप को जानने की। वी आर नॉट रिलीजियस पीपल, हम आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी। तो हमें ये सारी प्रक्रिया जो है वो अपने को जानने की है। तो अपने को जानने के अलावा जो जो मैं कर रहा हूं उसमें सिर्फ मुझे रोल प्ले करना है, उलझना नहीं है। ये मुझे मतलब सदगुरु की कृपा से मुझे ये चीजें आई है। समझ गया, फैंटास्टिक। तो मुझे समझ में आया है। तो अब मैं जो भी करता हूं उसमें मैं एक अभिनय कर रहा हूं, जैसे होता ना, लेकिन अभिनय भी ऐसा कर रहा हूं वो बिगड़े नहीं। समझ गया मैं। अगर मैं पति हूं तो पति का रोल अच्छे से निभाऊं, बेटा हूं तो बेटे का रोल अच्छे से निभाऊं, टीचर हूं तो टीचिंग का रोल बिल्कुल इतना अच्छा निभाना जैसे कोई डायरेक्टर बैठ के देख रहा हो कि ये सच में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन टीचिंग ही जीवन नहीं है। मेरी पर्सनल अपने आप से एक डिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जानना, अपने आप से करीबीपन, डिस्टेंस नहीं, मतलब अपने आप से इन द सेंस कि अपनी आत्मा से अपने सारे रोल्स को डिस्टेंस करना। हाँ, और फिर सीखना कि डिटैच रहना है। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारे काम हो रहा है, खाना भी खा रहे हैं ना, सोने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी और सोते टाइम एक तो अंदर जीव हम रहते ही हैं। अरे एक का अपना ये होता है कि मेरे कुछ सपने हैं, वो इसके अलावा है, वो मैं करता हूँ। हाँ, वो सदगुरु की कृपा से मुझे, मैं मतलब क्या कहें, उसमें ये कहने की वर्ड्स कम है कि सदगुरु सरोवरनाथ जी की कृपा से मुझे इतना जरूर आया है कि मैं आगे आने वाली घटनाओं को लेके चिंतित नहीं हूँ। अब मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है कि हम फ्यूचर के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। तो अब मैं उसके लिए मेरे दादा गुरुजी और गुरुजी ने जो मुझे मतलब ब्लेसिंग दी है, तो मैं उसका ये है कि मुझे अब 2021 के बाद मैंने ना कैरियर की चिंता की, और सब अच्छा हो रहा है। जितनी अच्छी अचीवमेंट आनी थी मुझे इन 3 साल में आई। क्या बात है, सच में? हाँ, बड़ी अच्छी अचीवमेंट आई। नहीं, फिर सही है। आई वाज अप्रिशिएटेड। आई थिंक मैं चाहूंगा कि आगे भी आपको
यू नो ये दीक्षा से जीवन भर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से मुझे अप्रिसिएशन आया। अच्छा मेरे बड़े अच्छे अच्छे जो मैंने इवेंट किए प्रो बोनो क्लब की तरफ से, सारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ट्विटर हैंडल से मुझे प्रेज मिली, वहाँ मेरे फोटो लगे। मुझे BPRD जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहाँ से मैं एक्सपर्ट लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया जाने लगा। अपने डिपार्टमेंट में भी मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए, समझ गया सेक्सुअल हरासमेंट पे जगह जगह लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे एज ए एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है। ये चीज़ें हुई है, ये सब अच्छा हुआ है पर्सनल फ्रंट पे सब जगह। इसका एक ही मूल ये है कि वो जो मुझे चीज़ों में चरित्र निभाना है, निमित्त जिसको कहते हैं, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। आई गॉट इट। तो वो गुरु की कृपा से आता है। और कहते हैं कि इस परंपरा में, नाथ परंपरा में हमारे ये कहते हैं कि गुरु ही भगवान है, और अगर आप गुरु की शरण में हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जीवन एंजॉय करिए और हर पल आनंद की स्थिति में रहिए। आई थिंक परम आनंद मिलता है उससे। वो आपने देखा होगा एक जो रील आजकल बड़ी फेमस होती थी, लोगों ने उसको मजाक में लिया होगा, रवि गुप्ता की है कि कल की चिंता मैं नहीं करता, इतनी बचत है मेरे पास। तो मुझे परसों की हाँ, तो वो दिक्कत परसों की है, हमें वो भी नहीं है। मतलब हमें ना कल की चिंता है, ना परसों की चिंता है, ना आगे की चिंता है। समझ गया। क्योंकि अगर आज वर्तमान में अगर आनंद बह रहा है, आप इसका एंजॉय लो यार, क्यों चुप रहो। और दूसरा ये है कि गुरु आपके साथ है, समझ गया सर। परमात्मा के रूप में गुरु आपके साथ है, क्यों डर रहे हो? समझ गया सर, धन्यवाद। और संभाल तो वो ले गई। बहुत बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया बात हुई सर, आपकी ये जो पल आपके साथ बताए हैं वो मतलब एक्चुअली डिवाइन थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग सो मच एंड सो वेल एट लॉ, स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज लीगल स्टडीज़, ठीक है, एंड इवन एड्रेसिंग द एक्चुअल सोशल प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। Thank you so much everyone for watching the series.